हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 का नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में अपना कवर कर लिया है बहुत कुछ, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज हाउ डू। ठीक है, कैसे ये बना था और साइंटिस्ट विटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पर किया था। ओके, नाम तो मैंने आप लोग को लास्ट ही बता दिया था कि कौन कौन से किंगडम्स थे, दैट आर मोनेराज, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमेलिया। 5 किंगडम्स थे। 5 किंगडम्स कौन से बेसिस पर उन्होंने बनाए थे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशनल नीड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे कारण थे जिनको सोच करके उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाए थे। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए आगे चल के, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पता चलने लगा। ठीक है, एग्जैक्ट किंगडम सबका पता चलने लगा कि क्या है एक्चुअली में किंगडम, क्योंकि छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म का एक सेपरेट किंगडम इसमें पता चल गया। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा सिस्टम मालूम हुआ आगे चल के। तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को तो हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन पहले थोड़ा सा पुराना टॉपिक भी एक बार देख लेते हैं। ओके, हम लोगों ने कुछ साइंटिस्ट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है, दैट आर सबसे फर्स्टली हम लोगों ने पढ़ा था लिन्यूअस, कैरोलस लिन्यूअस, जिन्होंने क्लासिफिकेशंस किए थे 2 भागों में। सॉरी, इससे भी पहले हम लोगों ने और भी साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था, दैट आर एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशंस दिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था द थियोफ्रेस्टस नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन उन्होंने क्लासिफिकेशन एक्चुअली में बोटनी पर दिया था, मेनली करके उन्होंने बोटनी पर क्लासिफिकेशंस दिए थे थियोफ्रेस्टस ने, जिन्हें फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। ओके, तो बोटनी पर यानी कि प्लांट्स पर उन्होंने क्लासिफिकेशंस दिए थे। कौन से बेसिस पर दिए थे? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के बेसिस पर बस उन्होंने दे दिया था, दैट इज प्लांट्स आर ऑफ पेरिनियल इन नेचर और सेमी पेरिनियल इन नेचर और एवरग्रीन इन नेचर। मतलब कि वो किस तरह से ग्रो करते हैं, साल में 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, या सालों भर वो ग्रो करते रहते हैं। इस हिसाब से उन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया था, जो कि बहुत छोटा सेज था। ओके, तो उसे भी उतना ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, लेकिन हाँ, उन्हें एक उपाधि जरूर मिल गई, फादर ऑफ बोटनी। ओके, नेक्स्टली हम लोग कैरोलस लिन्यूअस के बारे में जाने कि उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ था, लेकिन वो क्लासिफिकेशन भी एग्जैक्ट साबित नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल विवरण ही दिया था, दैट इज वो उन्होंने आर्टिफिशियल बस ये क्लासिफिकेशन किया था। ओके, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, लेकिन यही जब यहाँ विटेकर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अब जो क्लासिफिकेशंस दिया वो क्लासिफिकेशन उनका नेचुरल साबित हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। तो चलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली में इसमें किस तरह से उन्होंने डिफरेंसेस दिखाए, कि क्या है इन 5 किंगडम्स में डिफरेंसेस, जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन मेरा काम है मैं आप लोगों को एक बार समझा देती हूँ कि क्या टॉपिक्स है। तो देखिए 5 किंगडम्स हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, दैट आर द 5 ग्रुप्स। 5 ग्रुप्स का टॉपिक्स हम लोग देखते हैं क्या क्या है। इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया गया, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया गया। ओके, तो कंपैरिजन के बाद पता चला कि ये सच में अलग थे। ओके, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिया गया, देखिए यहाँ पे हम लोग हेडिंग में लिखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, नॉट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्टली अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लेंगे द सेल वॉल। ओके, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सेल वॉल या नहीं सेल टाइप हम लोग लेते हैं। ओके, सेल टाइप, क्योंकि
जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले उसका सेल ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सेल ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वो फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है या पार्शियल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो जब उसका सेल हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो उस सेल में हमें दो तरह का सेलुलर स्ट्रक्चर पता चलता है। एक होता है द प्रोकैरियोटिक, एक होता है द यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जो कि अंडर डेवलप्ड सेल्स होते हैं। ओके, विथ मतलब इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर्स विथ नो न्यूक्लियर विथ नो मेम्ब्रेन। ओके, ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर जिसमें इंटरनल जो पार्टिकल्स होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स वो विदाउट एनी मेम्ब्रेन होते हैं, उन्हें हम लोग इनकम्प्लीट सेल कहते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका सेल काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। वो ऑर्गेनिज्म उन्होंने किस में डाला? वो ऑर्गेनिजम्स उन्होंने मोनेराज में डाले। ओके, तो मोनेराज का एक बहुत बड़ा खासियत है कि उनका सेल हमेशा, उनका जो सेल टाइप होता है वो प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट। ओके, प्रोकैरियोट होता है, ऑलवेज प्रोकैरियोट। देन उन्होंने एक और ऑर्गेनिज्म को जब ऑब्जर्व किया तो उन्हें दिखा कि वो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से है तो वो मतलब छोटा ही ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन वो उन्हें मतलब डेवलप्ड सेल उसमें दिखाई दिया। ओके, उसका सेल कंप्लीटली डेवलप्ड था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेवलप्ड सेल का है लेकिन वो है काफ़ी छोटा, यूनिसेलुलर, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग किस में डालेंगे? उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोटिस्टा में डालेंगे। तो द प्रोटिस्टाज हैव यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यूकैरियोटिक। ओके, यूकैरियोटिक। देन उन्होंने फंगी को ऑब्जर्व किया तो फंगी का सारा सेल्स यूकैरियोटिक था। ओके, फंगी में सारे यूकैरियोटिक्स थे। और उसके बाद उन्होंने प्लांटी एनिमेलिया का तो बात ही मत कीजिए, सारे सेल्स हमारे यूकैरियोटिक ही होते हैं। तो इन सब में हम लोग यूकैरियोटिक डालेंगे। ओके, प्लांटी एंड एनिमेलिया में। नेक्स्टली यूकैरियोटिक। ओके, नेक्स्टली जब उन्होंने दूसरा टर्म लिया, दूसरा टर्म दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल किस तरह का था? सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिज्म में उन्होंने जब ऑब्जर्व किया सेल वॉल तो उन्हें दिखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो सेल वॉल है लेकिन कुछ में नहीं है। ओके, तो उस हिसाब से भी उन्होंने क्लासिफाई किया द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रोकैरियोट एंड साथ साथ जिनमें सेल वॉल मौजूद हैं। ओके, उन्हें हम लोग कहते हैं द मोनेराज। ओके, तो मोनेराज में क्या था कि सेल वॉल तो था, सेल वॉल मोनेराज में था, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट। सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन खासियत क्या है कि थोड़ा सा चेंज है। अगर डेवलप्ड सेल है तो उससे इसका सेल थोड़ा सा चेंज है। किस तरह से कि इसका सेल वॉल का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो दैट मटेरियल इज नॉन सेल्यूलोजिक। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे? नॉन सेल्यूलोजिक। ओके, तो जनरली अगर मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मौजूद होता है तो वो सेल्यूलोज का बना होता है। ओके, जनरली, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि सारे ही ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल है वो सेल्यूलोज के बने होते हैं, ये हम लोग नहीं कहेंगे। ओके, क्लियरली समझिएगा बात को। तो देखिए नेक्स्टली हम लोग प्रोटिस्टाज में आते हैं। तो प्रोटिस्टा में तो सिंपल सी बात, वो एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें सेल वॉल होता ही नहीं है। ओके, एब्सेंट। तो प्रोटिस्टा में क्या हो गया? द सेल वॉल इज एब्सेंट। नेक्स्टली एब्सेंट होता है लेकिन किसी किसी में प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एब्सेंट, प्रेजेंट इन सम, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। ओके, एक्सेप्शन है ये, यूग्लिना में सेल वॉल मौजूद होता है क्योंकि वो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर भी है। ओके, नेक्स्टली हम और वो उसको हम लोग किस में डालते हैं? वो प्रोटिस्टाज में आते हैं। ओके, नेक्स्टली हम लोग देखेंगे कि फंगी में कैसा है सेल वॉल। फंगी में भी सेल वॉल है। ओके, फंगी में भी सेल वॉल है लेकिन उसका कॉम्पोजिशन दूसरा है। ओके, जैसा कि मैंने बताया जनरली सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, तो फंगी में जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल सेल्यूलोज का नहीं, वो काइटिन का बना होता है। ओके, प्रेजेंट
but made by काइटिन। ओके, काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंगी का सेल वॉल किस चीज से बना होता है? तो उसका आंसर है द काइटिन नाम के मटेरियल का बना होता है। ओके, नेक्स्टली प्लांट में भी सेल वॉल होता है, सिंपल। जनरली सारे प्लांट्स में जो ग्रीन कलर के होते हैं उनमें सेल वॉल मौजूद होता है, और वो भी किस चीज का? वो सेल्यूलोज का बना होता है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रेजेंट और सेल्यूलोज का बना होता है। ओके, अब बताइए क्या एनिमल में सेल वॉल होता है? नो, कभी भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे एब्सेंट, एनिमल में सेल वॉल होता ही नहीं है। ओके, अब हम लोग एक और इसमें डिफरेंस का टॉपिक कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सेल है वो कितने हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग? द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग मोनेरास को देखेंगे तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? उनका सेल्यूलर है। ओके, उनका बॉडी हमेशा सेल्यूलर या सेल्यूलर से आगे वो बढ़ते ही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, जनरली मोनेरास आर यूनिसेल्यूलर्स। तो क्या कहेंगे हम लोग? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर। यही प्रोटिस्टा में भी वही हो जाएगा, प्रोटिस्टा भी तो सेल्यूलर ही होते हैं, वो भी यूनिसेल्यूलर्स होते हैं, तो यहाँ भी हमारा सेल्यूलर ही आएगा। ओके, नेक्स्टली फंगी में हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर बट नॉट टिल टिश्यूज। ओके, फंगी में क्या हो जाएगा? मल्टी सेल्यूलर्स तो हैं लेकिन टिश्यूज नहीं बनाते हैं। ओके, मल्टी सेल्यूलर नो लूज टिश्यूज। ओके, लूज टिश्यूज। और बाकी सब में तो आप लोग समझ ही गए होंगे, प्लांट्स में मल्टी सेलुलर्स होते हैं, एनिमल्स में मल्टी सेलुलर्स होते हैं, तो मल्टी सेलुलर्स। और साथ ही साथ हम लोग क्या कहेंगे? टिश्यूज। ओके, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। ओके, यही एनिमल्स में क्या होता है? टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, और साथ ही साथ ऑर्गन सिस्टम भी बनते हैं। ओके, ये सब इस तरह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्टली और भी टॉपिक है हमारा, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं है। सोचिए आप ही लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होगा? सिंपल एंड सिंपल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि हमारे मोनेराज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे प्रेजेंट। ओके, एब्सेंट, क्योंकि इसका सेल ही बना हुआ है प्रोकैरियोट का। ओके, इसलिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। बाकी में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। सभी में हम लोग कहेंगे कि प्रेजेंट, 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 क्योंकि ये सब एक तरह से यूकैरियोटिक सेल्स हैं और डेवलप्ड सेल्स हैं। ओके, डेवलप्ड सेल्स मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्टली हम लोग द लास्ट वन टॉपिक करेंगे, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए हम लोग क्या जानेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि आप लोग छोटी क्लासेस में छोटे सेंस में समझे होंगे इस टर्म को, लेकिन इस बार आपको कुछ ज़्यादा डिटेल पढ़ना है। तो हमारा मोनेराज, मोनेराज किस तरह का न्यूट्रिशन करता होगा? सोचिए, मोनेराज किस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं? मोनेराज ज़्यादातर ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ओके, क्योंकि ये प्लांट लाइक हैं तो ज़्यादातर मोनेराज ऑटोट्रॉपिक हैं, लेकिन सम ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, साथ ही साथ सैप्रोफाइटिक भी होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में हम लोग क्या कह सकते हैं? सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। तो यहाँ पे हम लोग सारे ही टर्म्स को मेंशन करेंगे। मोनेराज आर जनरली ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, ऑटोट्रॉपिक में हम लोग क्या कहते हैं? केमोसिंथेटिक होते हैं। ओके, ऑटोट्रॉपिक, जिसमें हम लोग एक ब्रॉड सेंस आगे चल के पढ़ने वाले केमोसिंथेटिक। ओके, उसके बाद हम लोग और क्या जानेंगे? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का क्या क्या टर्म्स इसमें होता है आप लोग जानते हैं? ये हेट्रोट्रॉपिक का इसमें सैप्रोफाइटिक भी होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी होता है, और साथ ही साथ इसमें ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी होता है, मीन्स पैरासिटिक मीन्स मोनेराज में जनरली अगर हम लोग एग्जाम्पल्स दें तो मोनेराज सारे बैक्टीरियाज का समूह होता है। ओके, बैक्टीरियाज, तो बैक्टीरियाज तो हमारे अंदर आकर के न्यूट्रिशन लेते ही हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि कई तरह के बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं, तो
सिंस कि वो हमारे अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो पैरासिटिक हो गए। ओके, तो मोनेराज आर पैरासिटिक इन नेचर, हो सकते हैं, मे बी हो सकते हैं, और ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। ठीक है, नेक्स्टली हम लोग दूसरे में जाते हैं, दैट आर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। ओके, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं एंड हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स में जाएं तो ऑटोट्रॉपिक में हम लोग यूग्लिना आंसर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूग्लिना आर पार्शली हेटेरोट्रॉप एंड पार्शियल ऑटोट्रॉप। और वही हम लोग हेटेरोट्रॉप के लिए क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, दैट आर अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, नेक्स्टली हम लोग ये फंगी में जाते हैं, तो फंगी का आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। फंगस आर ऑफ सेप्रोफाइटिक इन नेचर, क्या करते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन फंगी करते हैं, लेकिन इसलिए उन्हें हम लोग कहते हैं जनरली वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक। ओके, सेप्रोफाइटिक। नेक्स्टली हम लोग जब प्लांट्स में जाते हैं तो प्लांट्स के लिए तो जनरल टर्म ही हम लोग यूज करते हैं, दैट आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, ऑटोट्रॉपिक। ओके, और यही एनिमल्स की बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स इनका डिफरेंसेस। ओके, मोनेरास, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमेलिया। अब इनका एग्जाम्पल्स क्या होता होगा, क्या आप लोगों के दिमाग में आ गया कि क्या एग्जाम्पल्स होता होगा? तो मोनेरास में जनरली ऑल बैक्टीरियाज आर प्लेस्ड। ओके, बैक्टीरियाज कई तरह के होते हैं। बैक्टीरियाज में हम लोग मोनेराज में कई तरह के एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, दैट आर यू बैक्टीरिया, और क्या कहलाता है, दैट आर एक्टिनोमाइस्टिस, दैट ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, बहुत सारा टर्म्स इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, मोनेरास को थोड़ा अच्छे से डिफाइन हमें करना है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट टर्म प्रोटिस्टा को भी डिफाइन करेंगे बहुत अच्छे से, कई सारे कैटेगरीज इसमें भी आते हैं। नेक्स्टली फंगी में भी कई सारे कैटेगरीज आते हैं। प्रोटिस्टा का भी एग्जाम्पल्स आपको मैंने बता दिया है कई सारा। फंगस का एग्जाम्पल्स आप लोग जानते होंगे, दैट आर पेनिसिलियम हो गया, मशरूम हो गया, ये सब फंगस में आते हैं। और प्लांट और एनिमेलिया का तो कहना ही नहीं है, वो तो आप लोग ऐसे भी जानते हैं। तो इन सभी चीज़ों में हम लोग इस चैप्टर में इन 3 टर्म्स को कवर करने वाले हैं, मोनेरास, प्रोटिस्टा एंड फंगी को। ओके, और प्लांटी और एनिमेलिया के लिए हमारा दूसरा चैप्टर्स है, तो इस चैप्टर को हम लोग अभी के लिए यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम लोग जब अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें एक एक का पूरा फुल्ली डिस्क्रिप्शन मतलब तैयार करेंगे, दैट आर स्टार्ट फ्रॉम मोनेरा। ओके, थैंक यू।